गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जी, तो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से। डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। क्या इसके अंदर फर्मेंटेशन इंक्लूड हो सकता है? सर वही मतलब पहले टर्म मतलब पहले कहते थे कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब नहीं कह सकते? नहीं, मॉडर्न डेफिनेशन नहीं कहती है फर्मेंटेशन। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन क्या है जो ईएफबी ने दी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने? उन्होंने कहा है कि the integration of natural sciences and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for production services. So what is wrong in it? We are using natural science and organism. Natural science जो है वो fermentation, anaerobic respiration की है, और organism यूज कर रहे हैं yeast। क्या समस्या है? अचार बनाना आज भी बायोटेक्नोलॉजी है, कर्ड बनाना आज भी बायोटेक्नोलॉजी है। हाँ, हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आता। अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आता। बायोटेक्नोलॉजी में आता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आता। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं आता। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये दो पार्ट्स होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स कह सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करके हम जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर दोनों कर सकते हैं। Yes, और sir. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कोई आरएनए सीक्वेंस है या डीएनए सीक्वेंस है? डीएनए सीक्वेंस। वो ट्रांसजीन का पार्ट होता है या प्लाज्मिड का पार्ट होता है? प्लाज्मिड का। वो हम इंट्रोड्यूस करने के पहले उसका काम है या इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका काम है? इंट्रोड्यूस करने के बाद में ही तो है। एक्सप्रेशन जब होगा या उसकी जब क्लोनिंग होगी, जब मल्टीपल उसकी कॉपीज बननी होगी, तब उसका काम आएगा ना। प्लाज्मिड जो लिया था सबसे पहले कोहेन एंड बॉयर वाले एक्सपेरिमेंट्स में, जो प्लाज्मिड लिया गया था, उसका सोर्स क्या है? ट्यूमिफिशियन। गलत। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है उसका सोर्स, और उसका होस्ट कौन है? इकोलाई। इकोलाई उसका होस्ट है, बिल्कुल सही बात है। इकोलाई में जब हम क्लोनिंग करते हैं तो कोई वेक्टर यूज होगा उसके लिए, क्लोनिंग करने के लिए? हेलो, क्या हो गया? क्लोनिंग करते हैं तो कोई वेक्टर तो यूज होगा ही। मेरा तो क्वेश्चन इसके बाद वाला था कि उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, और सिंपल सा था कि जब इकोलाई में हम क्लोनिंग कर रहे हैं किसी भी जीन की, तो उसके लिए हमने वेक्टर यूज किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो उस वेक्टर को हम इसी बेसिस पे जो प्रोसेस हम उससे करवाना चाह रहे हैं, कैरी आउट करवाना चाह रहे हैं, उसी बेसिस पे हम एक्चुअली उसको बोल रहे हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो 1963 में जो एंजाइम्स डिस्कवर किए गए थे, क्या उसमें से एक था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? यस सर। है ना? दूसरा वाला कौन सा था? अरे जो वो करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। मिथाइलेज था। केमिकल मॉडिफिकेशन और केमिकल डिग्रेडेशन, दो चीजें हैं। ठीक है ना? तो मिथाइलेज एक्टिविटी वहां पर होती है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस से क्या जानते हैं आप? रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? वो जो साइट पे आके बाइंड करता है, फिर उसके बाद वहाँ पे पहले इंस्पेक्ट करेगा, फिर उसके बाद कटिंग वगैरह करेगा। नहीं, जो करेगा वो तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। मैं तो पूछ रहा हूँ रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हाँ, the DNA sequences which are identified by restriction endonucleases are known as recognition sequences. No? ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस ये दो कैटेगरीज होती हैं किसके अंडर? रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात, सही बात है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, GATTC। क्या ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा? हाँ, GATTC। हाँ, है ना? इसका एग्जांपल हम मलयालम पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं। मलयालम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताओ सर। चार्ज के बेसिस पे और मॉलिक्यूलर वेट के
मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जो ट्रैवल करता है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करता है। एग्रोस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच बीच में से निकलने के लिए जब कोई पैरामीटर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं तो वो मास नहीं होता, वो साइज होता है। एग्रोस के पार्टिकल्स के बीच बीच में से निकलना है तो वहां पर क्या चीज प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे, आप ये बताओ क्या चीज आप दोनों में से चुनोगे? आप मास चुनोगे, आप साइज चुनोगे? साइज चुनोगे ना। तो चार्ज टाइप से देखेंगे सर। हाँ हाँ, हिंड्रेंस देखेंगे किसके ऊपर कितना लग रहा है। हिंड्रेंस किसके ऊपर कितना लग रहा है, तो जिसका ज्यादा साइज होगा उसके ऊपर हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा उन पार्टिकल्स का, ठीक है, और वो नहीं आगे मूव कर पाएंगे। तो आपकी बात सही है, लेकिन इस टाइप से जब क्वेश्चन आ रखा है तो वहां पर हम प्रेफरेंस जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं साइज को, और साइज को प्रेफरेंस दे रहे हैं प्लस चार्ज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब चार्ज को दे रहे हैं तो मास को तो अपने आप ही प्रेफरेंस हो गया ना। चार्ज को जब हम प्रेफरेंस दे रहे हैं तो अगर वहां पर मोलेकुलर वेट ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज होगा, तो ये तो ऑब्वियस हो गया। तो एनायन एनोड की तरफ जाता है, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, तो ये एनायन है, डीएनए एनायन है तो ये एनोड की तरफ जाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड जो है उसको जब तक हम यूवी लाइट से एक्सपोज ना करें तब तक वो कौन सा कलर देगा, जब यूवी लाइट से एक्सपोज कर देंगे तब कौन सा कलर देगा? जब एक्सपोज करेंगे तो ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे और जब नहीं करेंगे तो नहीं होंगे ना कुछ भी। ब्लू दिखेगा ना फिर, नहीं ब्लू वो भी तो सर मिथाइलिन ब्लू डाई की वजह से वो भी तो डालनी पड़ेगा, वो डालते कहाँ है, बोलते कहाँ है सर? हाँ, मिथाइलिन ब्लू डाई की वजह से भी दिखता है क्या कुछ? हाँ हाँ, मिथाइलिन ब्लू की वजह से ही तो ब्लू बैंड्स दिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि जब डीएनए रन कर रहा है तो आपको रन करता हुआ दिखे, आपने 1.5 घंटे 2 घंटे वेट किया, उसके बाद फिर आपने जब यूवी से एक्सपोज करके देखा तो आपको याद आया कि अरे यार हमने डीएनए तो लोड किया ही नहीं था, लास्ट स्टेप तो हमने किया ही नहीं था। या आपकी बारी थी केवल एनालिसिस करने की, आप अपने जूनियर को बोल के चले गए कि हाँ भाई लोड कर दियो, बाकी सारा जेल वगैरह बना दिया है और वहीं पे सारे वायल्स रखे हैं, माइक्रो पिपेट रखी है, तो वहां पर लोड कर दियो, मैं लंच करने जा रही हूँ, टाइम हो गया है, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई थी। आप लैब से जल्दी निकल गए। जूनियर आपका जूनियर ही है, वो तो जूनियर इजीली जूनियर है वो, ठीक है। वो भाई पार्टी शार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, अब वो 15 मिनट का ही टाइम है, वो आपका ओबे करे या अपनी यारी निभाए। तो उसने कहा अरे 2 मिनट का तो टाइम है, मैम तो बहुत देर में आएंगी, वैसे भी सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी, उन्हें टाइम लगेगा, मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा तब लोड कर दूंगा। अभी वैसे भी वो अभी बन के है, अभी तो जेल और अच्छे से होगा, कॉम तब निकालूंगा उसमें से, अब बन जाने तो वायल्स ठीक से बन जाने तो। अब ठीक से क्या बने, वो बने ही रह गए, और वो जैसे ही वापस आया उसने कॉम वॉम निकाली थी और फिर आपकी आहट उसने सुनी, उसने बाकी सारी चीजें छिपाई, उसने कहा कि हाँ जी मैं जाऊं। तो वो निकल गया। आपने सोचा ठीक है अब रन हो रहा है ये, तो अब डायरेक्टली मैं देख लूं उसमें, तो पता चला ये तो खाली। फिर उसकी क्लास लगेगी, फिर वो ब्लेम गेम खेलेगा, तो वो वाली बात है। तो आप अगर चाह रहे हो कि नहीं 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 पहले से ही दिख जाए कि लोडेड है या नहीं है, तो आपने पहले ही मिथाइलिन ब्लू डाल दिया वहां पर, मिथाइलिन ब्लू के साथ आपने कहा कि लोड करिए मिथाइलिन ब्लू के साथ, ठीक है। तो आपको कोई चकमा नहीं दे सकता, स्टार्टिंग से ही दिख जाएगा। कोई कह नहीं सकता कि मैम बाद में देखना, अभी तो रन भी नहीं किया होगा, ऑरेंज बैंड कहां से दिखेंगे। तो जितना भी रन किया है आपको दिखेगा वहां पर मिथाइलिन ब्लू का, जो 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 ब्लूइश बैंड्स हैं वो आपको दिखेंगे, वायलेट कलर के बैंड्स आपको दिखेंगे स्टार्टिंग में। जबकि इथिडियम ब्रोमाइड जो है आप मिक्स करते हो जेल में, ठीक है, जेल बनाते टाइम जो है आप उसे मिक्स करते हो उसमें। क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करें तो क्या उसमें सेलेक्टेबल मार्कर एक खासियत है या कमी है? खासियत है। क्लोनिंग वेक्टर का लार्ज साइज उसकी मेरिट है डिमेरिट है? डीमेरिट होगा। नहीं, ये डिपेंड करता है ट्रांसजीन पे। अगर ट्रांसजीन बड़ा है तो आपको लार्ज साइज का ही चाहिए वेक्टर, तभी तो यैक और बैक बनाए गए थे। यस सर। है ना, ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होते हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे। यस सर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो ट्रांसजीन में होगा या प्लाज्मिड वेक्टर में? प्लाज्मिड वेक्टर में होगा। TTR यानी कि में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन होता है वहां पर BAM-H1 और सेल फर्स्ट होंगे या PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट होगा? टेट्रासाइक्लिन BAM-H1 और सेल फर्स्ट होगा वहां पर, है ना, BAM-H1 और सेल फर्स्ट, और इधर PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट होगा एम्पिसिलिन वाले में ना।
जी यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करो। जब वो वेक्टर क्लोन हो गया उसको जब हम वो करते हैं उसमें डालते हैं पोस्ट पे ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, तो वो जो रेप्लिकेशन से पहले वाला प्रोसेस होता है ना डालने वाला, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन से पहले वाला प्रोसेस होता है, दोबारा बताओ। हाँ सर, जब होस्ट में डाल रहे होते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए। हाँ, होस्ट में डाल रहे होते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं। बायोलिस्टिक या जीन गन जो है मेथड, प्लांट टंगस्टन गोल्ड, टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स का यहाँ पर यूज होता है ना, और माइक्रो यस सर। एनिमल डायरेक्ट डालते हैं एनिमल सेल्स के लिए यूज होता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको आप ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करें। सर अगर हमने इंट्रोड्यूस्ड जीन हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिप्लेस कर गया, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली प्लेस में, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में व्हाइट कॉलोनीज आएंगी रिकॉम्बिनेंट्स में। हाँ, क्योंकि वो सबस्ट्रेट डिग्रेड ही नहीं होगा। हाँ हाँ, और उसकी एब्सेंस में अगर वो मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट रह गया, तो फिर वो ब्लू कॉलोनीज देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बात। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, हिमांशी बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिनके अंदर जीन वो हो गया हो, इंट्रोड्यूस हो गया हो। हाँ, जीन इंट्रोड्यूस हो गया हो, नहीं, जिनके अंदर प्लाज्मिड चला गया है वो ट्रांसफॉर्मेंट है। जिनके अंदर जीन भी गया है प्लाज्मिड के साथ, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, वो रिकॉम्बिनेंट है। भाई जब आप प्लाज्मिड को डाल रहे हो और आप ट्रांसजीन डाल रहे हो, आपने डीएनए लाइगेज भी तो डाला हुआ है वहां पे, तो हो सकता है कि जीन स्टिकी एंड्स की हेल्प से वहां पर जुड़े लाइगेज एक्ट करे। उससे पहले लाइगेज अगर एक्ट कर गया तो प्लाज्मिड हो जाएगा बंद, प्लाज्मिड बंद हो गया। अब उस सॉल्यूशन में बंद वाले प्लाज्मिड भी हैं, पहले ही जो बंद हो गए थे, और दूसरे वाले प्लाज्मिड हैं जो कि ट्रांसजीन को लेने के बाद बंद हुए, और आप दोनों के मिक्सचर को यूज कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये चांसेस हैं कि या तो जाए ही ना, या तो प्लाज्मिड जाए नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, और या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जाए। तो पहले स्टेज में ये दिख गया कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, और रेप्लिका प्लेट जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। लेकिन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में एक ही स्टेप में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया पे जब आप ग्रो करेंगे तो ये तो पता चल ही गया, केवल वही ग्रो होंगे जिनके अंदर प्लाज्मिड गया है, तो ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो होंगे। प्लस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर हो गया तो आपने उस सबस्ट्रेट में एम्पिसिलिन के अलावा डाला हुआ है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। तो अगर यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंटैक्ट है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हो रखा है, तो उस समय वो ब्रेकडाउन उसका हो जाएगा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का, और ब्लू कलर कॉलोनीज आ जाएंगी। तो एक ही प्लेट में आपको ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों का पता चल गया, ठीक है, दोनों ही एस्पेक्ट्स का पता चल गया, ठीक है। वेरी गुड। नाउ सेल्यूलेज, लाइसोजाइम और काइटिनेज कौन कौन से केसेस में यूज करेंगे आप? प्लांट्स के लिए बैक्टीरिया वाले में फंगस। क्या प्रोसेसेस हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? एक ट्रांसफॉर्म या मतलब क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाने के। सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे क्या? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करने के बाद जीन रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करोगे, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद जीन आइसोलेट कर लोगे। कैसे? वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करोगे, एम्प्लीफिकेशन पीसीआर से करोगे। उसके बाद क्या करोगे? लाइगेशन। लाइगेशन इनटू व्हाट? तो वेक्टर में लाइगेशन करेंगे, उसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ट्रांसफर करेंगे, मतलब में उसमें होस्ट में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पिटेंट फिर ग्रो करेगा, फिर प्यूरिफाई। यस, उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यस, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टेम्परेचर बताएंगे, स्टेप्स बताएंगे। डाउनस्ट्रीम 90 60 72। बिल्कुल सही बात है। 90 to 94 होगा, उसके बाद फिर 60 होगा, उसके बाद फिर अराउंड 70 to 72 होगा, जिसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे बताइए? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। बिल्कुल, डीनेचुरेशन होगा, एनीलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा। सेलेक्टेबल मार्कर क्या चीज होती है?
क्या है सेलेक्टेबल मार्कर? सर जो रिकॉम्बिनेंट वालों को पता लगा यस, जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, उन जीन्स को हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्कर्स का काम करते हैं, है ना, मार्किंग्स का काम करते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें आप एक चीज मार्क कर दो तो आप चुन पाओगे। You can select out of many things that one particular thing that is marked. Okay, and that marking is being done for selection, so that's why it's selectable marker. Okay, so bioreactors, what are bioreactors? So ये large बड़े vessels फर्मेंटर, बड़े फर्मेंटर्स जो है उन्हें बायोरिएक्टर्स बोलेंगे, है ना। तो फर्मेंटर्स को हम बायोरिएक्टर्स कह सकते हैं। ये कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्यूरिफिकेशन होगा, आइसोलेशन होगा, क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर होगी, केमिकल एनालिसिस होगी, पैकेजिंग होगी, मार्केटिंग होगी, जीन एक्सप्रेशन होगा क्या? नहीं, वो तो अपस्ट्रीम में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन प्लांट्स के केस में हुआ था या डेयरी प्रोडक्ट्स के केस में हुआ था या ये हुआ था फिशेस के केस में? तो प्लांट के केस में, नहीं प्लांट के केस प्लांट, में। जो फिशेस के केस में हुआ था उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन, और डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, वाइट जीएमओ वाइट रेवोल्यूशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड किसका? ऑर्गेनिज्म, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन मींस वो बीटा वो क्राइजीन जैसे क्राइजीन से जो क्रिस्टल प्रोटीन बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं। कौन सा पीएच चाहिए होता है उसे एक्टिवेशन के लिए? अल्कलाइन, एल्कलाइन। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। बॉलवर्म, कौन बोल, तो बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म। और क्राई फर्स्ट एबी होता है कौन प्रोडक्ट के लिए? कॉर्न बॉलर। ओके, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये एक नई स्ट्रेटजी है जिसको हमने अप्लाई किया है टोबैको प्लांट में बचने के लिए। किससे? वैलिडियोकाइनिन इनकॉग्निटा के, मेलाडोजन इनकॉग्निटा से, जो इन्फेक्ट करता है रूट्स को या स्टेम को या लीव्स को। सर रूट नॉब डिजीज करता था। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सी पेप्टाइड, मिस्टर फरदीन? तो सीडीएनए के पास सी पेप्टाइड बेटा, सी पेप्टाइड। सर याद नहीं। तो जो इंसुलिन में एक्स्ट्रा चेन रहती थी सी वाली, एक तो ए और बी होती थी और तीसरी सी होती थी, जो अगर वो रह जाती तो हमारा इंसुलिन प्रो इंसुलिन रहता था इनएक्टिव फॉर्म में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यस सर। एग्जांपल? यस सर। रोजी काउ, रोजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए रोजी काउ, काउ है। वो रैट माइस हो गया, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट कह रहा हूं तो वैक्सीन पे पहुंच गए। 5 हैं, नहीं कर पांचों पे सकते, हम आऊंगा नहीं एक कर एक सकते करके। नॉर्मल। पांचों के लिए आऊंगा मैं, एक एक करके पूछ रहा हूं। हाँ बताएं आप। सर एक तो वो था रैबिट था, एक माइस था, एक रैबिट और था। माइस। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात बताइए कि हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिर मैं तो वो इंसुलिन फैक्टर वाले करके एग्जांपल करके बताया गया था। हाँ बताइए। सर उसमें हम एक्सटर्नल जीन डालते हैं, फिर उससे ये पढ़ते हैं कि मतलब उसका क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी फिजियोलॉजी और उसकी। हाँ अब ठीक बता रहे हो, अब ठीक बता रहे हो। जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, तो क्वेश्चन बदल भी दिया जाए तो हम वही आंसर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो वैसा ही हो रहा था। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, तो बताया जा रहा है रोजी, बताया जा रहा है माइस, बताया जा रहा है रैबिट, न जाने क्या क्या बताया जा रहा है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को जानने के लिए जो कॉपी नंबर हमारे पास होता है, उसके कॉपी नंबर को हम इंक्रीज कर देंगे। जीन्स के कॉपी नंबर को इंक्रीज कर दोगे तो कॉन्स्पिक्यूअसली आपको एक टाइप का प्रोटीन ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोटीन किस टाइप से इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, वो आप देख पाओगे। किसी चीज की एब्सेंस और किसी चीज के ओवर होने से आप उसके इफेक्ट को पता कर पाते हो ना, कि हाइपो और हाइपर में क्या इफेक्ट करेगा, है ना। तो उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो उसका डेवलपमेंट में रोल है, वो अगर आपको जानना है
तो उसके पास अगर कोई जीन नहीं है तो वो और ह्यूमन में मिलता है तो आपने माइस में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका, कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, और ये कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट करेगा। ऐसा स्टडी ऑफ डिजीजेस के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे किस किस चीज के लिए यूज हो चुका है? तो एम्फीजिमा का वो फिब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एम्फीजिमा नहीं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर्स। ठीक है, मैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को छू ही नहीं रहा, मैं इस हेडिंग को छू ही नहीं रहा, क्योंकि आप लोग भी इससे इतना ज्यादा फैमिलियर हो कि कुछ भी पूछा जा रहा है बता वही रहे हो, तो इसलिए मैं उस टॉपिक को नहीं छू रहा। वैक्सीन सेफ्टी भी नहीं छूंगा, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी नहीं छूंगा मैं। एथिकल इश्यूज पे आ जाता हूँ। जीईएससी की फुल फॉर्म बता दीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। और बायोपायरेसी? तो बायोपायरेसी नीम, चावल और हल्दी। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा बायोटेक कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इकोलॉजी। एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। सर जीआईएफटी में हम लोग एआई नहीं करते क्या, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू डालते हैं गैमेट्स को, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने सीमन थोड़ी डाला है, हमने तो गैमीट डाला है बेटा, और वो भी फेलोपियन ट्यूब में सीधे डाला है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो हम यूट्रस में करेंगे। प्रोसेस जितना नेचुरल हो पाए, उतना जितना ज्यादा हम बॉडी को सौंप पाए, और बॉडी जितनी चीजें फिजियोलॉजिकल चीजें खुद सपोर्ट कर पाए, उतने ज्यादा कंसीव करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में केवल सीमेन को यूट्रस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, और उसके बाद फिर वो यूट्रस की तरफ बढ़ता है, फेलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है। जबकि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में तो हम गैमीट में एम्पुलरी स्पिक जंक्शन पे ही ट्रांसफर करेंगे। यस सर। ठीक है, और एक तरफ दूसरे में हम ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो दे देंगे, तो स्पर्म वहां पर पहुंच गया, और ओव्यूलेशन हमने जो है प्लान कर ही लिया, तो इस टाइप से वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। यस सर, आ गया। ठीक है, चलो।